अभी मैं आपको यहाँ पे डेट बता रही थी कि आपको कौन कौन सी डेट यहाँ पे पता होनी चाहिए। पहली बात तो इसको व्हाइट पेपर पर ही कर लेते हैं ताकि आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लो। सबसे पहले तो इनका बर्थ और डेथ। एटीन 22 से लेके 1884। पहली डेट तो आपको ये वाली पता होनी चाहिए। सेकंड, उसके बाद इनके एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट इन्होंने किसके ऊपर किया था? गार्डन पी प्लांट पे। कब से कब तक किया था? 1856 से लेके 1863 तक। उसके बाद इस गार्डन पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम स्टाइलम। थर्ड फिर इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्होंने अपना पेपर पब्लिश कब किया? पेपर पब्लिश किया था 1866 में। कहां पे? बर्नो में। बर्नो में। उसके बाद इनकी डेथ कब हो गई? 1884 में। और इनका जो भी काम था, इनके वर्क को क्या नहीं मिला? अनरिकॉग्नाइज्ड रहा आपका। उसके बाद 1900 में 3 साइंटिस्ट आते हैं और वो इंडिपेंडेंट काम करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। कौन कौन से साइंटिस्ट आते हैं? पहले का नाम है ह्यूगो डी वराइस। फिर सेकंड का नाम है वॉन टशमा, कुछ वो था, इसको देख लेंगे अभी। और थर्ड का नाम था कॉर्ल कॉनस कॉरन। इनका नाम था, एक मिनट चेक कर लेते हैं, एक मिनट। वॉन टशमार्क। वॉन, देख लेना स्पेलिंग अगर यहाँ पे गलत होगी तो 1900 में इन्होंने क्या काम किया? मेंडल के पेपर को क्या क्या रीडिस्कवर किया। और इससे हमें ये पता चला कि मेंडल ने जो भी बातें बोली थी वो सारी बातें क्या थी? ठीक थी। तो जो यहाँ पर ये ईयर है ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके ये सारे एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। बाकी उन्होंने बर्नो में वो आए, 2 ईयर से उन्होंने वियना में वो किया, डिप्लोमा किया। वो डेट अगर आप लर्न रखना चाहते हो आपकी मर्जी है, लेकिन ये तो आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास जस्ट ओनली मेंडल के बारे में कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मेन इसकी कि अगर हम जेनेटिक्स की बात करते हैं कि जेनेटिक्स को हम किस किस लेवल पे स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे जेनेटिक्स की तो इसको हम यहाँ पे 3 पार्ट के अंदर क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। अब 3 पार्ट कौन कौन से हैं? मतलब हम जेनेटिक्स को यहाँ पे 3 डिसिप्लिन के अंदर स्टडी करते हैं। सबसे पहला है ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, सेकंड है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड लास्ट है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो देखिए हम ट्रांसमिशन जेनेटिक्स हमें क्या बताता है? सिंपल सी बात है, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स हमेशा बात करता है एक सिंगल इंडिविजुअल लेवल पे। आप खुद ही सोचो, हम किसी भी पॉपुलेशन को, किसी भी ग्रुप को तभी समझ पाते हैं अगर हमें अपने बारे में पता हो। अगर हमें अपने ही बारे में पता नहीं, आप कैसे किसी पॉपुलेशन को स्टडी कर लोगे? तो हमारे पास ट्रांसमिशन जेनेटिक्स जो हम इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं, सारी बातें जो आप इस चैप्टर का थीम है वो इसी के ऊपर है, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स के ऊपर। एक सिंगल इंडिविजुअल को स्टडी करना, और ये स्टडी करना कि जो एक पेरेंट है, अगर आप यहाँ पे इस फोटो देख पा रहे हो कि जो भी इनके बच्चे होंगे इनके अंदर ये सिमिलरिटी आ रही है, कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये किस वजह से है, इनका रीजन क्या है?
सेकेंड हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी में, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब जो भी ये हमारे पास ये पेरेंट जो है अपने बच्चों को ट्रांसफर कर रहा है, उसका केमिस्ट्री लेवल पे बात करेंगे कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं जेनेटिक्स में। और जब हम ये भी कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे पॉपुलेशन जेनेटिक्स की, कि जब हमने यहाँ पे एक सिंगल इंडिविजुअल को देख लिया, तो हम देखेंगे यहाँ पे जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका ग्रुप के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, जिनमें एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट आता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स में, हार्डी वाइनबर्ग का। आपने सुना होगा इनके बारे में, जो हम करेंगे आपका थर्ड चैप्टर में, जिसका नाम है एवोल्यूशन। तो हमारा जो इस चैप्टर में मेन फोकस रहने वाला है इसके बारे में। लेकिन इससे पहले आज हम चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, तो लेकिन मैं आपको कुछ यहाँ पे बेसिक चीजें बताऊंगी जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स की, हमने यही कहा कि इसके यहाँ पे क्या 3 सब डिसिप्लिन है। सबसे पहला है ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, इसे हम क्लासिकल जेनेटिक्स भी कहते हैं क्योंकि काफी ज्यादा पुरानी है। और इसका पूरा का पूरा मेन फोकस किसके ऊपर रहता है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। आप खुद ही सोचो, अगर आपको बेसिक प्रिंसिपल ही हेरिडिटी के पता नहीं होंगे तो आप कैसे मॉलिक्यूलर लेवल को स्टडी कर लोगे। अगर हमें कोई बेसिक, देखो सबसे पहले चीजों को हम फिजिकल लेवल पे स्टडी करते हैं। फिजिकल लेवल पे हमें बातें समझ में आती तभी हम इंटरनल लेवल पे स्टडी करते हैं। पहले हम स्टडी करते हैं आपके मैक्रो मॉलिक्यूल, मतलब मैक्रो लेवल पर। जब हमें मैक्रो के बारे में पता चलता है तभी हम माइक्रो पे जा सकते हैं, सीधा माइक्रो पे तो कभी मूव नहीं करते हैं। तो अगर हम इस मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स को समझना चाहते हैं, पहले हमें हेरिडिटी के कुछ बेसिक प्रिंसिपल जानने पड़ेंगे। और इस चैप्टर में हम क्या बात करेंगे, कैसे ट्रेट पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। अब ये ट्रेट क्या होता है? ट्रेट होता है जैसे आई कलर हो गया, हमारा आई का कलर ब्राउन है कि ब्लैक है, हेयर का कलर भी सेम, व्हाइट है, रेड है, क्या है, ये सारे ट्रेट है हमारी बॉडी की। हाइट कैसी है और कॉम्प्लेक्शन कैसा है, ये जितने भी हमारी बॉडी में ये सारे क्या ट्रेट है। तो अगर कोई ट्रेट पेरेंट्स के अंदर प्रेजेंट है और वो क्या करता है, किसी बच्चे को जन्म दे रहा है, प्रोजेनी को जन्म दे रहा है, अब ये ट्रेट पेरेंट्स से प्रोजेनी में कैसे ट्रांसफर होगा? अब जब यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो हो सकता है कुछ यहाँ पे सिमिलैरिटी हो और ये भी हो सकता है कि कुछ यहाँ पे क्या हो, चेंजेस हो। तो ये सारी बातें हमें कौन बताता है, हेरिडिटी के बेसिक प्रिंसिपल्स ही बताते हैं। अब ये एरिया हमें क्या चीज एड्रेस करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्रोमोसोम और हेरिडिटी में क्या रिलेशनशिप होता है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो जीन्स है वो क्रोमोसोम का पार्ट होती है और जीन ही सबसे बड़ी मतलब रोल प्ले करती है ट्रांसमिशन में। वो क्या होता है, जीन मैपिंग क्या होती है, उसके बाद इंडिविजुअल, जैसे मैंने आपको कहा कि इस पूरे चैप्टर में हमारा फोकस किसके ऊपर रहेगा, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के ऊपर। कैसे इंडिविजुअल एक ऑर्गेनिज्म इनहेरिट करता है अपना जेनेटिक मेकअप और उसके बाद कैसे उसको पास करता है नेक्स्ट जनरेशन में। सेकंड, हमारे पास ये जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है ये हमें किसके बारे में बताती है, अब ये जो जीन है, अभी हमने कहा जीन एक क्रोमोसोम का पार्ट होता है जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है। अब इसका केमिकल नेचर क्या है ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन अभी मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया जरूर दूंगी, जिसमें हम आपकी बहुत मेन प्रोसेस पढ़ते हैं कि जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसकी कोडिंग कैसे होती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन रेप्लिकेट मतलब अपना नंबर कैसे बढ़ाती है, एक्सप्रेस कैसे होती है, जिसमें हम मेन आपकी 3 प्रोसेस पढ़ते हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ये सारी चीजें हम किस लेवल पे स्टडी करते हैं, आपके मॉलिक्यूलर लेवल पे। लास्ट आता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जो क्या चीज एक्सप्लोर करती है कि हमारे पास जेनेटिक कॉम्पोजिशन कैसा है एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का जो सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, और उनका क्या फर्क पड़ता है जब ये कोई भी ट्रेट अपना नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे जैसे ये चीज मैंने अब आपको बताई दी कि जो हमारे पास राइज ऑफ द साइंस ऑफ जेनेटिक्स किसकी वजह से हुआ है, मेंडल की वजह से हुआ है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी एक और है कि 1676 में हमारे पास ये जो नील मैकग्र्यू थे, 1641 से लेके मतलब 1676 में
इन्होंने रिपोर्ट किया था कि प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली बाय यूजिंग द पोलन फ्रॉम द मेल सेक्स सेल। तो सोचो, ये भी 1676 में ही पता चल गया था कि प्लांट भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जब ये इंफॉर्मेशन काफी लोगों को पता चली, उसके बाद बहुत सारे बॉटनिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, जिसमें से एक हमारे पास ग्रीगर मेंडल भी थे। तो ग्रीगर मेंडल ने इसके बाद ही क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए थे। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि 35 इयर्स तक जो भी इनका काम था उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिली, लोगों ने इसको नहीं जाना। उसके बाद 1900 में 3 साइंटिस्ट आए, जिनके बाद क्या हुआ, इनके पेपर को पब्लिश किया गया और इसके बाद फिर कहीं जाके क्या हुआ, मतलब इनको रिकॉग्नाइज किया गया। और 1866 में क्या किया था, इन्होंने अपना पी प्लांट के ऊपर जो इनका एक्सपेरिमेंट था इसको उन्होंने पब्लिश किया था। ये हम सारी बातें कर चुके हैं पहले। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो ह्यूमन बीइंग है वो सबसे पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने अप्लाई किया था जेनेटिक्स को। कहाँ कहाँ पे, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स के अंदर और आपके एनिमल्स के अंदर। सोचो, उन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से ब्रीडिंग तो करवाई ही थी एनिमल और प्लांट की, और कब करवाई थी, आपके 10,000 से लेके 20,000 साल पहले। ठीक है, इसके बाद मेंडल का वर्क रीडिस्कवर हुआ था 1900 में। तो साइंस जो है जेनेटिक्स की डेवलप रैपिडली एंड टुडे इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव एरिया ऑफ द साइंस। तो आप ये समझ लो कि आज एक्टिव जरूर है, लेकिन वो मेंडल के बिना पॉसिबल नहीं हो पाती। तो मेंडल का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, कुछ फंडामेंटल कुछ कंसेप्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें जेनेटिक्स को समझना है। अगर हमें उनके बारे में नहीं पता तो जेनेटिक्स हमें समझ में नहीं आएगी। अभी सारे कंसेप्ट वो हैं जो हम +1 में कर चुके हैं, बट आज दोबारा उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से सेल होते हैं, आप सबको पता है, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक। अब प्रो में और यू में क्या डिफरेंस होता है, तो हमारे पास जो ये वाला डायग्राम है आप देख सकते हो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, मतलब प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं उसके अंदर 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। एक आता है यू बैक्टीरियम और सेकंड आते हैं आर्के बैक्टीरियम। मतलब जितने भी बैक्टीरिया आप इस नेचर में देखते हो वो सारे, उनके अंदर कौन सा सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें एक ही सिंगल डीएनए होता है, सिंगल क्रोमोसोमल डीएनए। और यहाँ पर जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है ना, वो कुछ भी नहीं होता, सारी एब्सेंट होती है। और ये काफी ज्यादा सिंपल होते हैं यूकैरियोटिक की कंपैरिजन में। अगर हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो मेन हमारे पास यहाँ पे प्लांट और आपके एनिमल सेल चले आते हैं। ऐसे तो फंजाई प्रोटिस्टा भी आपका यूकैरियोटिक को ही बिलोंग करता है। अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम को देख पा रहे हो तो हमारे पास देखिए न्यूक्लियस है, ईआर है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी, ये सारी चीजें एक्सेप्ट द राइबोसोम। राइबोसोम को छोड़कर आप यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनेली देख पा रहे हो ना प्लांट और एनिमल सेल में, न्यूक्लियस, ईआर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, क्लोरो, गोल्जी एपरेटस, ये कुछ भी नहीं होता प्रोकैरियोट के अंदर। सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली क्या होती है, एब्सेंट होती है। राइबोसोम दोनों में होता है, इसका ध्यान रखना। प्रो में भी होता है और आपका यू में भी होता है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है कि हमारे पास जो बैक्टीरिया है, मतलब जो प्रोकैरियोट है उसमें 70s राइबोसोम होता है और यहाँ पे 80s राइबोसोम होता है। तो पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर ही कौन प्रेजेंट होती है, जीन्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये भी आपने +1 क्लास में किया ही था। जैसे आप ये समझ लो कि एक व्हीकल है कोई भी, मान लेते हैं कार है, तो कार के अंदर कोई बैठकर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, जो क्रोमोसोम है ये व्हीकल है, और ये किसका व्हीकल है, जीन्स का। क्रोमोसोम के ऊपर ही, अगर मैं यहाँ पे ऐसे ये बना रही हूँ, मान लेते हैं ये जीन्स है, तो जीन्स कहाँ प्रेजेंट होती है, क्रोमोसोम के ऊपर। तो क्रोमोसोम व्हीकल की तरह काम करता है और जीन्स इसके ऊपर प्रेजेंट होती है। और जीन ही वो पार्ट होता है जो क्या होता है, एक जनरेशन में, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है, पास होता है। अब प्लीज आप इसको देखने की कोशिश कीजिए, आपने किया ही होगा इसे +1 में। देखिए ये हमारा डीएनए है, डीएनए के पास ही क्या होता है, डीएनए के पास ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है जो किसको एनकोड करती है, ट्रेट को एनकोड करती है। अब ये ट्रेट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया
मान लेते मैं कह रहा हूं मेरी आई का कलर क्या है, ब्राउन कलर है, मेरा हेयर का कलर क्या है, ब्लैक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये ट्रेट है। अब ये जो ट्रेट जो है इसको किसने एनकोड किया है, किसने बनाया है, तो इसको बनाया है डीएनए के ऊपर क्या है, कुछ सीक्वेंसेस हैं और इसी सीक्वेंस को बोलते हैं जीन। अब जो डीएनए जो होता है ये प्रेजेंट कहाँ होता है, यूकैरियोट के अंदर, तो अभी भी हमने बात की न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब ये जो डीएनए होता है इसकी लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी होती है, आपने देखा होगा शायद 2.6 आई थिंक 2.2 मीटर लॉन्ग, सॉरी हाँ 2.2 मीटर लॉन्ग होता है। और न्यूक्लियस का साइज होता है आई थिंक 10 की पावर 6 नैनोमीटर, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, चेक करना पड़ेगा, बट इतना छोटा होता है। अब कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस बहुत ज्यादा छोटा होता है और डीएनए की लेंथ काफी बड़ी होती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, कुछ प्रोटीन की हेल्प लेते हैं और इन प्रोटीन को बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो जो आप यहाँ पे पर्पल कलर में देख पा रहे हो, ये हिस्टोन प्रोटीन क्या काम करती है, इस डीएनए को पूरा कॉइल अप कर देती है। तो यहाँ पे ये समझ लो कि इसको कंडेंस कर देती है और ये सारा कंडेंस होकर क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। तो जीन्स कहाँ पे कैरी है, ऑन द क्रोमोसोम। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रोमोसोम किससे बनता है, डीएनए से प्लस हिस्टोन प्रोटीन से, यही बात हो गई है। तो इसके बारे में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो जीन्स कहाँ पे लोकेटेड होती है, ऑन द क्रोमोसोम। और ये होती क्या है, द व्हीकल्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जीन्स क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करती है, मतलब सॉरी क्रोमोसोम जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं विद इन अ सेल, और कहाँ पे करते हैं, क्रोमोसोम पे, जो किसका बना होता है, डीएनए का, और प्लस साथ में क्या होती है, एसोसिएटेड प्रोटीन्स, और प्रोटीन का नाम क्या है, हिस्टोन। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम की, तो वो सबके अंदर ही वैरी होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियल सेल की, जिनके अंदर कैसा सेल होता है, प्रोकैरियोटिक, उसमें हमेशा ही सिंगल क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन सेल की, आप सबको पता है हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर, मतलब 46। पीजन सेल के पास कितने होते हैं, 80 होते हैं। तो ध्यान रखना कि क्रोमोसोम क्या करते हैं, वेरी करते हैं ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, और ईच क्रोमोसोम क्या कैरी करता है, लार्ज नंबर ऑफ जीन्स कैरी करता है। इसके बारे में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे दोबारा देख सकते हो कि हमारे पास देखिए क्रोमेटिन क्या होता है, ये डीएनए है, ये जो आप ये थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, और बीच में क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। ये कंबाइन होकर क्या बनाती है, क्रोमोसोम बनाती है, जो आप इधर देख पा रहे हो। और इसी क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, जीन्स प्रेजेंट होती है, जो हमारे किसी ना किसी कैरेक्टर को क्या करती है, कंट्रोल करती है। अब इसके बाद जो भी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे, उसको भी ध्यान से सुनना, एक मिनट। अब आपको ये जीन वाला पार्ट तो समझ में आ गया है। अभी हम बात करेंगे जीन और एलील की, जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। अब जैसे आप सबको पता है कि हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। हमारी बॉडी से आप कोई भी सेल निकालो एक्सेप्ट स्पर्म और एग, सबके अंदर कितने आपको क्रोमोसोम मिलेंगे, 46 मिलेंगे। और 46 का मतलब क्या है, 23 पेयर। अब अगर यहाँ पे मैं ओनली पहला पेयर ही दिखाऊं, मान लेते हैं हमारी बॉडी का ये पहला पेयर है, ये फर्स्ट क्रोमोसोम है, ठीक है, फर्स्ट क्रोमोसोम आपका फर्स्ट का 2 है। तो ऐसे में आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछती हूँ, ऐसे तो आपको पता ही होगा कि हमेशा क्रोमोसोम को पेयर में क्यों दिखाते हैं, सिंगल में क्यों नहीं दिखाते हैं, या फिर ट्रिपल में क्यों नहीं दिखाते हैं। तो आंसर क्या होता है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म को बनाने वाले हमेशा 2 ही इंडिविजुअल्स होते हैं, कभी 3 नहीं होते हैं। तो हमारी बॉडी में अगर 23 पेयर है ना, तो इसमें से 23 मदर से आए हैं और 23 कहां से आए हैं, फादर से आए हैं। जो क्रोमोसोम फादर से आता है उसे कहते हैं पैटर्नल क्रोमोसोम, और जो क्रोमोसोम मदर से आता है उसे कहते हैं मैटरनल क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्रोमोसोम है। अब मान लेते हैं एक मेरे पास ये वाला ये मैटरनल है और दूसरा वाला पैटर्नल है।
अब अभी भी हमने बात की कि जो हमारा ये क्रोमोसोम है, ये किसका व्हीकल है? जीन्स का। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इसके ऊपर कुछ, जो यहाँ पे सिर्फ मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ना, एग्जाम्पल मान लेते हैं इसके ऊपर ये जीन्स है और मैं इनको यहाँ पे नंबर दे देती हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 1 2 3। अब होता क्या है कि जो ये क्रोमोसोम है ना, पहला पेयर, इस क्रोमोसोम को हम एक नाम देते हैं और हम बोलते हैं कि दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम। अभी होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम और लोगस का मतलब होता है पोजीशन, या आप ये कह सकते हो उसको लोकस भी बोलते हैं, मतलब सेम लोकस और सेम पोजीशन। अब किसकी सेम लोकेशन? मान लेते हैं जो मेरा पहला क्रोमोसोम था, जो पहले क्रोमोसोम का ये जो फर्स्ट वाली पोजीशन है, जो मैटरनल क्रोमोसोम है। अब हमने क्या क्या कहा, ये जीन है और फादर ने भी मुझे सेम जीन दी है, जो आपका फर्स्ट नंबर पोजीशन पर ही प्रेजेंट है। अब जो मेरे पास ये जो मदर ने मुझे फर्स्ट पोजीशन पर जीन दी है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये कंट्रोल कर रही है मेरे आई के कलर को। तो यहाँ पे जो फादर से आया हुआ क्रोमोसोम है ना, और यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन होगी, ये भी आई के कलर को ही कंट्रोल करेगी। अब देखिए जो जीन है, मदर वाली भी आई कलर को ही कंट्रोल कर रही है, फादर वाली भी आई कलर को ही कंट्रोल कर रही है। तो ये क्या है? आई कलर की जीन है। अब सिंपल से तौर पे मैं मान लेती हूँ, ये जो आई कलर की जो जीन है, एग्जांपल ले लेते कि मैंने इसको एक सिंबल दे दिया, ठीक है, और सिंबल मान लेते हैं कि मैंने इसको सिंबल दे दिया, ई दे दिया। जो फादर ने मुझे दी थी आई कलर की जीन, इसको मैंने ई सिंबल दे दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, अब इसको समझना प्लीज ध्यान से। मदर ने जो आई कलर की जीन दी, उसका सिंबल हमने ई ले लिया, जस्ट ओनली सिंपल, और फादर वाली भी ई दे दिया। जब ये जीन एक्सप्रेस हुई, तो एक्सप्रेस होने के बाद इसने मेरी आई का कलर कर दिया ब्लैक, ठीक है, और यहाँ पे जो फादर ने मुझे दी थी, इसने भी मेरी आईज का कलर कर दिया ब्लैक। अब एक चीज और जो यहाँ पे और समझना है, जब मैंने कहा आई कलर होता है करेक्टर। तो जीन किसको एनकोड करती है? करेक्टर को एनकोड करती है। तो आई कलर क्या है? करेक्टर है। लेकिन अभी मैंने बिल्कुल भी यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है आई का कलर क्या है। अब मैंने यहाँ पे कहा आई का कलर क्या है? ब्लैक है, इधर भी ब्लैक है, दोनों मैंने यहाँ पे सेम मान लिया। तो जब मैंने बता दिया आई का कलर क्या है? ब्लैक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रेट। कई बार हम क्या करते हैं, करेक्टर को ट्रेट को हम पे सिनोनिम की तरह यूज कर लेते हैं, एक ही बात है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। करेक्टर क्या है? जैसे मान लो हाइट एक करेक्टर है, स्किन कलर एक करेक्टर है, लेकिन हाइट छोटी है कि बड़ी है वो ट्रेट है। स्किन, मैंने बोला स्किन कलर, वो एक वो करेक्टर है, और इस करेक्टर को कौन एनकोड करता है? ये जीन एनकोड करती है, जो कहां प्रेजेंट होती है? क्रोमोसोम के ऊपर। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा कि मदर ने भी ब्लैक दिया और फादर ने भी ब्लैक ही दिया, तो मेरी आईज का कलर ब्लैक हो गया, इसमें कोई कोई बड़ी बात नहीं है, ब्लैक ब्लैक हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा कि मैंने इस आई कलर को यहाँ पे सिंबल ई दे दिया था और दूसरे वाले को भी ई दिया था, तो हम कह सकते हैं कि जब ये ई और ई प्रेजेंट होंगे तो मेरी आईज का कलर क्या होगा? ब्लैक होगा। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, दोनों की दोनों ही आई कलर की सेम जीन है, तो इस कंडीशन को हम एक नाम दे देते हैं, उसको हम बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। अब दूसरा वाला केस मान के चलते हैं यहाँ पे, इसी में दूसरा वाला केस ये है कि मान लेते हैं मदर ने मुझे आई कलर की ई जीन दी, ठीक है, और यहाँ पे जो फादर था उन्होंने भी मुझे यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे स्मॉल ई दिया, इस जी को मैंने स्मॉल ई नाम दे दिया।
और इस स्मॉल ई की वजह से मेरे आईज का कलर ब्लैक नहीं हुआ, इसकी जगह क्या हो गया, यहाँ पे आई कलर हो गया ब्राउन। अब प्रॉब्लम देखो यहाँ पर क्या आ गई है कि मदर ने तो मुझे आई कलर की जीन ब्लैक दी है और फादर ने दे दी ब्राउन, तो इस कंडीशन में मेरी आईज का कलर क्या होगा। अब हमें नहीं पता ब्लैक है कि ब्राउन है, हमें कुछ नहीं पता अभी, लेकिन अभी हम ये कह सकते हैं कि देखो मेरी मदर ने मुझे कैपिटल ई दिया था, मतलब आई कलर, तो इसको हमने ई से लिखा था, और जो फादर ने दिया था वो स्मॉल ई है, मतलब दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो इस कंडीशन में मेरी आईज का कलर क्या होगा ये तो हम बाद में ही डिस्कस करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो मेरा ये आई कलर की जो जीन है इसकी अब यहाँ पे टू फॉर्म्स आ गई है, मतलब आई का कलर ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, और मान लो यहाँ पे ब्राउन ना होता, मैं यहाँ पे ब्लू ही लिख देती, ब्लू भी हो सकता है। तो देखो जीन तो आई कलर की ही है, चाहे मदर से आई हुई चाहे फादर से आई हुई, लेकिन इसका एक्सप्रेशन जो होगा वो कुछ भी हो सकता है, वैरायटी ऑफ फॉर्म है। तो इस वैरायटी ऑफ फॉर्म्स को बोलते हैं एलील, जिसमें हम बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान रखना जीन और एलील में क्या डिफरेंस होता है। एलील को जब आप पढ़ोगे ना तो बुक में लिखा होगा इट इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, मतलब एक जीन्स की बहुत सारी अल्टरनेटिव फॉर्म होती है। मतलब देखो आई कलर की एक सिंगल जीन है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन डिफरेंट हो सकता है, मतलब आप ये कह सकते हो उसका ट्रेट डिफरेंट हो सकता है। तो देखो ट्रेट यहाँ पे क्या है, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, ब्लू कलर, या फिर जितने मर्जी कलर ले लो आप, यहाँ पे जो मर्जी ले, गोल्डन ले लो, कुछ भी ले लो। तो यहाँ पे जब हमने स्पेसिफिक कर दिया है उसको बोलते हैं एलील। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जीन किसका पार्ट है, क्रोमोसोम का पार्ट होता है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन जो है उसकी बहुत सारी फॉर्म है, उसको बोलते हैं एलील। तो प्लीज इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज और, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि ये जो जीन है मतलब करेक्टर सेम रहेगा दोनों का, लेकिन इनका ट्रेट डिफरेंट हो सकता है। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे जीन अगर आपकी सेम ट्रेट को सेम ट्रेट को एक्सप्रेस कर रही है तो उसको कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन, और ये भी हो सकता है कि आप डिफरेंट कंडीशन को कर रही है तो इसे हम कहते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब जाइगस क्यों बोलते हैं इसको भी आगे जाकर समझेंगे। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। अब जब हमारे पास सेम ही है तब तो सिंपल सी बात है कि जब दोनों ही सेम है तो आई का कलर ब्लैक ही होगा, लेकिन जब डिफरेंट है तब क्वेश्चन राइज होता है कि फिर क्या होगा। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है। तो जीन क्या है, क्रोमोसोम का पार्ट, और एलील्स क्या है, उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म को हम कहते हैं। अब हमारे पास एक चीज और, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एलील है आप वो हमारे पास सेम भी हो सकती है और यहाँ पे डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन करेक्टर सेम होगा, ट्रेट डिफरेंट हो सकता है। समझ आ रहा है लोगों को कि नहीं आ रहा है, ऊपर से तो नहीं निकल रहा है, बताइए। अब यहाँ पर एक्चुअली वही सारी बातें बताई गई थी जो भी मैंने आपको बताया। समझ आया आपको कि नहीं आया। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पहला पॉइंट तो हमारे पास वही था कि सेल दो टाइप के होते हैं, यूकैरियोट आपके, प्रोकैरियोट, ठीक है। उसके बाद जीन क्या है, फंडामेंटल यूनिट है हेरिडिटी का, मतलब बेसिक यूनिट है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। जीन ही वो पार्ट होता है डीएनए का जो इंफॉर्मेशन को एनकोड करता है। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, जीन कम इन मल्टीपल फॉर्म, उसकी एक से ज्यादा फॉर्म हो सकती है जिसको बोलते हैं एलील। अब यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया, देखो अ जीन दैट स्पेसिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो जीन किसको स्पेसिफाई करती है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कैरेक्टर को, वो किस में एग्जिस्ट कर सकता है, सेवरल फॉर्म में, मतलब इस कैरेक्टरिस्टिक्स की बहुत सारी फॉर्म हो सकती है, उसी को बोलते हैं एलील। एग्जांपल जैसे दिया है, अ जीन फॉर द कोड कलर। अब देखिए एक जीन कोड कलर को कैट के अंदर वो क्या कर रही है, कोड कर रही है। अब कोड कलर एक करेक्टर है, बट उसका एक्सप्रेशन मतलब जैसे उन्होंने कहा यहाँ पे कोड कलर जो है कैट के अंदर वो आपका ब्लैक फर का हो सकता है, ऑरेंज फर का हो सकता है, उसको बोलते हैं एलील। क्या 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 लिखा गया है, अ जीन फॉर कोड कलर इन cat
may exist as an allele that encode black fur or allele that encode the orange fur. अब इसके अलावा जीन ही वो पार्ट होता है क्रोमोसोम का जो क्या कंफर्म करता है फिनोटाइप को। फिनोटाइप होता है किसी का भी फिजिकल अपीयरेंस। आप किसी की शक्ल देखकर बता रहे हो ये बड़ा है, ये छोटा है, इसके बाल ऐसे हैं, नाक ऐसी है, ये सारे कैरेक्टर जो आप फिजिकल कैरेक्टर देख पा रहे हो ये होता है फिनोटाइप। लेकिन देखिए इस फिनोटाइप को कंफर्म करने वाला, इसको कौन एनकोड कर रहा है, जीन ही करती है। अब देखिए जीन का वो पार्ट जो फिनोटाइप बताता है, मतलब किसी की फिजिकल अपीयरेंस बताता है। अब इसको स्पेसिफिक हम यहाँ पे एक नाम दे देते हैं और उसका नाम है यहाँ पे जीनोटाइप। तो प्लीज बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जीनोटाइप जीन का पार्ट है जो डीएनए का पार्ट है और फिनोटाइप उसका फिजिकल अपीयरेंस है। तो इसके बारे में पता होना चाहिए। जीनोटाइप की वजह से फिनोटाइप होता है, फिनोटाइप की वजह से जीनोटाइप नहीं होता। मतलब मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वही तो मैं एक्सप्रेस करूंगा, ऐसा नहीं जो इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस हो रही है वो मेरे जीनोटाइप को बता रहा है। समझ आई ना कुछ चीजें क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास, और ये इस चीज का भी ध्यान रखना, जीन इनहेरिट होती है, ट्रेट इनहेरिट नहीं होते हैं, क्योंकि जीन डीएनए का पार्ट है और ट्रेट हमें कब नजर आता है, जब जीन आपका एक्सप्रेस हो जाता है। और एक्सप्रेस कब होता है, जब प्रोटीन बनती है, वो भी मैं आपको अभी चीजें बताऊंगी। तो यहाँ पे क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन जेनेटिक्स इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द ट्रेट एंड द जीन। तो प्लीज ध्यान रखना, जीन क्या है, एक्सप्रेशन है जीन का। तो इसीलिए बोलते हैं ट्रेट्स आर नॉट इनहेरिटेड डायरेक्टली, जीन इनहेरिट होती है। जीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है और कई बार एनवायरमेंटल फैक्टर भी क्या करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं, किसको, एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट को। जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, स्किन कलर का। जो हमारी स्किन कलर होता है ना, मतलब इसका क्या कलर होगा, जीन्स तो उसको एनकोड करती ही करती हैं, लेकिन साथ ही साथ में एनवायरमेंटल फैक्टर, मतलब क्लाइमेट कंडीशन कैसी है, वो भी हमारे स्किन के कलर को क्या करती है, अफेक्ट करती है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, चैप्टर में हम सब कुछ करने वाले हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि ट्रेट में इनहेरिट होते हैं, जीन्स इनहेरिट होती है, और इसके साथ साथ जीन को और कौन इफेक्ट करता है, एनवायरमेंटल फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या जीन्स में कैरी कर रही हूँ, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कौन सी जीन को कैरी कर रहा है, उसी को बोलते हैं जीनोटाइप। लेकिन उसका एक्सप्रेशन हो गया तो उसको बोलते हैं फिनोटाइप। तो हम ये कह सकते हैं कि जीन इज इक्वल टू जीनोटाइप और ट्रेट इज इक्वल टू फिनोटाइप। समझ आया कि नहीं आया, या फिर गड़बड़ होगी कुछ। जीन ही क्या कर रहा है, फिनोटाइप बना रहा है, और फिनोटाइप क्या होता है, ट्रेट, क्या नजर आ रहा है, ठीक है। और जीन क्या है, जिनको बोल सकते हैं जीनोटाइप। अब जैसे एग्जांपल दिया गया है कि फॉर एग्जांपल एल्बिनिज्म सीन इन सम पॉपीज इज अ फिनोटाइप। तो देखो आपको वो नजर आ रही थी ना अभी, जो आपने देखा था उस लड़की के अंदर नजर आता साफ साफ कि वो एल्बिनिज्म है, तो वो नजर आ रहा था, वो आपका फिनोटाइप है। लेकिन ये एल्बिनिज्म किस वजह से हुआ है, तो एक जीन जिसका नाम है OCA2 जीन। करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि OCA2 नाम की एक जीन होती है जो एल्बिनिज्म कॉज करती है। तो OCA2 जीन इज द जीनोटाइप, लेकिन एल्बिनिज्म नजर आ रहा है, इट इज अ फिनोटाइप। समझ आया कि नहीं आया, ये वाले बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए। उसके बाद अभी आपका सेशन ना 3 मिनट का रह गया, लेकिन प्लीज दोबारा रीज्वाइन कर लेना, क्योंकि मुझे बेसिक्स तो आपको ये आज ही करवाने हैं, थोड़ा सा पार्ट रह गया बस, क्योंकि फिर कल हम आपके मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं जब हमें सेल की डिवीजन करनी होती है। और किस प्रोसेस के टाइम पे होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। आपको पता है कि जब भी हमारा सेल डिवाइड करता है, सेल के अंदर डिवीजन होती है, दो ही प्रोसेस काम करते हैं, एक होता है माइटोसिस और सेकंड होता है मियोसिस। तो माइटोसिस हो या मियोसिस हो, दोनों के अंदर ही क्या होते हैं, क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। और अगर आप लोगों ने ये अच्छे तरीके से नहीं किया है
तो प्लीज पढ़ लेना, क्योंकि इस चैप्टर में आप एक थ्योरी भी पढ़ोगे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो उसमें आपको ये मियोसिस के बारे में पूरा डिटेल में पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला जो स्लाइड है ये हम यहाँ पे माइटोसिस के बारे में बता रहे हैं। अब अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे पर सेल मुझे यहाँ पे 4 क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4, सबको पता है 4 क्रोमोसोम है। उसके बाद ये क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे एनाफेज में आके देखिए डुप्लीकेट होते हैं। यहाँ पे 4 और देखो यहाँ पे 8 बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एनाफेज में कितने हो गए, 8 हो गए। उसके बाद देखिए ये सेल मेरा डिवाइड कर गया है 2 सेल के अंदर, और जो क्रोमोसोम इसने यहाँ पे डुप्लीकेट किए थे इसने इसको सेपरेट कर दिया 2 सेल के अंदर। तो यही तो हेडिंग है हमारा कि क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं किस प्रोसेस के थ्रू, माइटोसिस के थ्रू या मियोसिस के थ्रू, जो आप इधर देख पा रहे हो। लेकिन अगर हम मियोसिस के बारे में बात करते हैं तो प्लीज इसको भी ध्यान से समझना, यहां पर सेपरेशन तो होता ही होता है मियोसिस में, बट एक चीज और होती है, नहीं, उसको बोलते हैं पेयरिंग। पहले यहाँ पे क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, उसके बाद वो सेपरेट होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखिए ये पेरेंट सेल के पास यहाँ पे देखिए 4 क्रोमोसोम है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, प्रोफेज 1 में ये जो क्रोमोसोम थे यहाँ पे क्या हो गया है, ध्यान से देखिए हमारे पास ये एक हमारे पास ये आपका रेड है और एक हमारे पास ब्लू है। रेड और ब्लू हमें ये बता रहा है कि एक मैटरनल है और दूसरा हमारे पास पैटर्नल है। इनकी यहाँ पर क्या हो गई है, यहाँ पे इनके बीच में ये देख पा रहे हो आप, पेयरिंग हो गई है। मेटाफेज 1 में आप अच्छे तरीके से इनकी पेयरिंग देख पा रहे हो कि पहले ही क्रोमोसोम आपके पेयर हो रहे हैं और पेयर होने के बाद इनका बाद में क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। ये देखिए सेपरेट हो गए। तो यहाँ पे मियोसिस के अंदर पेयरिंग के साथ साथ सेपरेशन भी होता है और बाद में कितने सेल बनते हैं, 4 सेल मिलते हैं हमें, लेकिन मियोसिस माइटोसिस के टाइम पे 2 ही सेल मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, प्लीज दोबारा ज्वाइन कर लेना, 1 मिनट रहता है कि प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस ensure that complete set of organism chromosome exist in each cell, मतलब सारे सेल में मतलब हमारे पास इक्वल नंबर के क्रोमोसोम्स होने चाहिए। तो माइटोसिस क्या करवाती है, सेपरेशन करवाती है क्रोमोसोम का, डिवीजन ऑफ द सोमेटिक सेल, मतलब जो हमारे पास रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको बोलते हैं नॉन सेक्स सेल। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, पहले पेयरिंग होती है और बाद में सेपरेशन होता है क्रोमोसोम का, जब उन्होंने डिवीजन करनी होती है सेक्स सेल, जब हमें गैमेट्स का फॉर्मेशन करना होता है, मतलब एग का और स्पर्म का फॉर्मेशन करना होता है, तो वहां पे मियोसिस होती है जहां पे पेयरिंग